सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये कार्बीन क्या चीज होती है। कार्बीन पर फुल डिस्कशन करेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन, ये कार्बन होता क्या है और ये रिएक्शन कैसे करता है। इन सब बातों पर भी हम पूरी तरीके से बताएंगे और आपको इसके डिफरेंट टाइप्स भी बताएंगे। तो कार्बीन को ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे कोई भी पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन, नीट जेई कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपको अधिकतर क्वेश्चन कार्बीन पर मिल जाते हैं। देखिए, कार्बीन जो है वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है जिसमें दो सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर मैं कार्बन से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मैंने कार्बन बनाया, और कार्बन के साथ में मैंने यहाँ पर कोई दो बॉन्ड बनाए। इसमें अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, मतलब इसे आर, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाले। तो अब अगर आप देख रहे होंगे टोटल, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करता हूं तो आपको दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, और साथ ही साथ में दो ये टोटल अगर इलेक्ट्रॉन गिरे तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो यहाँ पर आपके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, वो 6 आएंगे। यानी से हम बोलते हैं ये सेक्सटेट बोली जाती है, और सेक्सटेट का मतलब हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बीन इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है। दूसरी तरीके से कार्बीन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, और बनाने के बाद अगर हम लोग मिथाइलिन कार्बीन को देखें तो यहाँ पर ये मिथाइलिन कार्बीन भी तैयार हो जाता है। तो ये मिथाइलिन कार्बीन जो मैंने बताया, चाहे आर लगाओ या फिर एच लगाओ, ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि कार्बीन जो है वो एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। चलिए एक एक स्टेप आगे समझाते जाते हैं और लिखते भी जाते हैं, और आपको समझ में भी आएगा कि आखिरकार यहाँ क्या करना है। नंबर वन, सबसे पहला पॉइंट कि कार्बीन इज रिएक्टिव, कार्बीन इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक, हैविंग having 6 electrons in valence shell। जो वैलेंस शेल में जो है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए, वैलेंस शेल में आपको यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आप देखोगे कि पूरी स्पीसीज को न्यूट्रल बनाने में भी मेंटेन कर रहा है। तो ये एक आप देखेंगे, कार्बीन चार्ज नहीं होती, कार्बीन न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बीन इज न्यूट्रल। यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कार्बीन एक न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है। और अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हाईली रिएक्टिव मानी जाती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ये हाईली कैसी है, हाईली कार्बन रिएक्टिव। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज और बढ़ा देता हूँ, हाईली रिएक्टिव होती है। और हाईली रिएक्टिव के साथ में भी एक चीज और है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट, यहाँ लिख देता हूँ टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कार्बीन दो तरीके की होती है, कार्बीन दो तरीके की होती है। पहले मैं आपको कार्बीन के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, बहुत आराम से समझिएगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कार्बीन, अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 जानता हूं तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1s2 2s2, और यहाँ पर 2px हो गया, 2py हो गया। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ। एक्साइटेड कंडीशन में अगर आप नोट कर पाओगे तो एक्साइटेड कंडीशन में क्या होगा, देखो यहाँ एक्साइटेड कंडीशन में हो जाएगा 1s2, 2s में 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट 2pz में जंप करा देंगे यहाँ से यहाँ की ओर। तो 2s में 1 हो गया, 2px में भी 1 हो गया, 2py में भी 1 हो गया, और 2pz में भी 1 हो गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कंडीशन क्या बनने वाली है, वो कंडीशन भी। तो अब ये कार्बन दो तरीके की होगी। कार्बन कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। तो यहाँ कार्बन के मैं दो टाइप भी आपको समझा दे रहा हूँ कि कार्बन क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। कार्बन और इसके टाइप समझिए। सबसे पहले होता है कार्बन का एक पहला टाइप जिसका नाम है सिंगलेट कार्बन। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग
सिंगलेट कार्बीन लिख दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगलेट कार्बीन। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका ट्रिपलेट कार्बीन लिख देता हूँ, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब दोनों को याद करना है। देखो सिंगलेट कार्बीन, सिंगल लोब में इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता हुआ, अगर आप देख रहे हैं ऊपर कि हमारे पास में ये अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों आपस में कंबाइन कर जाए, तो एक तो कंडीशन ये बनेगी कि भाई, एक कंडीशन ये बन सकती है कि sp2 की कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, यहाँ पर sp2 की हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई आपकी 1 2 3, और एक आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा, और यहाँ पर आपका 1 1 1, ये भी sp2 कहलाएगी, ये भी sp2 कहलाएगी, ये भी sp2 कहलाएगी। तो दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो ऐसे ही बना रहे, और या फिर इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिड और ये वैकेंट छूट जाए, ऐसे ही p ऑर्बिटल छूट जाए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, पेयर अप कर जाए किसी भी एक ऑर्बिटल में। मान लेते हैं यहाँ पेयर अप कर गया, और ये ऐसे कंडीशन में बनी रहती है। दो कंडीशंस पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिंगलेट कार्बन हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये कार्बन भैया बना लिए, ये कार्बन बना लिया, इस कार्बन पर मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगा लिया। चलिए एक एल्काइल ग्रुप मैंने ये लगा लिया, और दूसरा एल्काइल ग्रुप मैंने ये लगा लिया। अगर मैं इसकी जो वेकेंट p ऑर्बिटल है उसको यहाँ बना देता हूँ, तो मैंने ये बना दी वेकेंट p ऑर्बिटल। तो वेकेंट p ऑर्बिटल आप समझ गए। अब इसका जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का मैं बना देता हूँ इसके फ्रंट पे। इस तरीके से मैंने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ पेयर्ड होंगे। तो ये कहाँ है, आप देख रहे हैं, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैकेंट pz लिख दूं तो भी समझ में आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल है ये pz है, और कैसी है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंगलेट कार्बन, यानी सिंगल लोब में पेयर होगा और दोनों अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सिंगल लोब में होंगे, और सिंगल लोब ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ सिंगल लोब ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगल लोब ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान देना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बात ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, नहीं तो फिर आप ऐसे ही परेशान रहोगे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग, ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होगा। ये ट्रिपलेट कार्बीन मैंने बनाई, बिल्कुल सेम बना रहा हूँ, आप देखते जाइए। अगर इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन निश्चित किसी न किसी कंपटीशन में हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये हमारी ऑर्बिटल हो गई हाइब्रिड, तो हाइब्रिड ये भी sp2 है, हाइब्रिड ये भी sp2 है, हाइब्रिड ये भी sp2 है, और एक इसके पास ऑर्बिटल कौन सी थी, ये वेकेंट p ऑर्बिटल थी। समझते रहिए, आराम से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ क्या करना है, हमने इलेक्ट्रॉन बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रहेगा, दोनों पैरेलल स्पिन में रहेंगे, सेम स्पिन में रहेंगे, और एक रहेगा वेकेंट pz ऑर्बिटल में। देखो अब आया ना, तो वेकेंट में ये ट्रिपलेट में चला जाता है, ये हाईली स्टेबल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन नहीं है ना, सिंगल लोब में है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये लेस स्टेबल हो जाती है। यहाँ मैं लेस स्टेबल लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड हो गए, एंड प्रेजेंट इन एंड वन इलेक्ट्रॉन इन इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ऑर्बिटल, ठीक है, में होता है। और दूसरा वन इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, वन इलेक्ट्रॉन इन वेकेंट वेकेंट pz ऑर्बिटल में होगा, pz ऑर्बिटल में होगा। इस बात का ध्यान दीजिए, है ना, एकदम मस्ती के साथ में आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज है, तो खास बात है, ये स्टेबल होगी, ये मोर स्टेबल होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है,
तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये क्या कैसी है, ये आपकी मोर स्टेबल हो गई और ये लेस स्टेबल हो गई। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लेस स्टेबल दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पर मोर स्टेबल दिखा रहा हूँ। तो ये तो हो गई। अब कार्बन के दो टाइप और होते हैं। एक होता है, आप जानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल कार्बीन के नाम से जानी जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि ये मेटल कार्बीन क्या होती है। मेटल कार्बीन, व्हाट इज मेटल कार्बीन, समझिएगा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये कार्बीन, पहले तो मैं एक चीज और भी बताऊं कि आखिरकार ये कार्बीन जनरेट कहाँ से होती है, इनको भी आप समझ लीजिए, फिर मेटल कार्बीन पे जाइए। देखिए, अगर हम कार्बीन को जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी कंडीशंस हैं जो इसे जनरेट करवा सकती हैं। जैसे नंबर 1, हाउ टू जनरेट द कार्बन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लीजिए डाईएजोमीथेन आपके पास में कंपाउंड है, और डाईएजोमीथेन पे अगर सनलाइट पड़ती है तो बेचारा नाइट्रोजन अलग हो जाता है और ये आपका मिथाइलिन कार्बीन बन जाती है। तो ये कार्बीन का ऐसे भी जनरेशन होता है। आपने सुना होगा कि अगर हमने कोई कंपाउंड कीटीन लिया, तो कीटीन तो यही हुआ ना, CH2 और C डबल बॉन्ड O, यही कीटीन होता है। अब इस कीटीन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हीट देते हैं या सनलाइट देते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है CH2, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और साथ में कौन सी गैस निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल गई। इसी तरीके से कार्बीन, आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि रिएक्शन पढ़ी होगी क्लोरोफॉर्म वाली, है ना। तीसरी रिएक्शन अगर मैं देखता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास में CHCl3 है। इस CHCl3 में अगर मैं क्या करना चाहूँ, कार्बीन को जनरेट करना चाहूँ, तो सिंपली इसकी अगर मैं एसीटोन से भी रिएक्शन कराऊंगा, ब्यूटाऑक्साइड आयन ले लेता हूँ तब भी कराऊं, मुझे लगता है ब्यूटाऑक्साइड आयन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने ब्यूटाऑक्साइड आयन ले लिया, ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटाऑक्साइड आयन। और टर्ट ब्यूटाऑक्साइड आयन ने जैसे ही इसको गर्म किया गया इसको, तो ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया CH3 का होल थ्राइस COH, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बना और साथ में बना नेगेटिव साइन के साथ में ये हमारा एक कंपाउंड आयन बना, नेगेटिव एनायन जिसे बोल सकते हो। ये एनायन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ब्रेक हो जाता है आपका CCl2 में। तो ये बन गया आपका CCl2, ये कार्बीन बन गई, डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं, और यहाँ पर Cl नेगेटिव आपका निकल गया, इसे हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं। और बाकी ये कंपाउंड हमारा तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम कार्बन के डिफरेंट प्रिपरेशन भी देख सकते हैं। ऐसे नाइट्रीन भी होता है, लेकिन नाइट्रीन की डिस्कशन अभी हमें नहीं करना है। अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही पढ़ना है कि आखिरकार ये जो कार्बन है ये किस तरीके की पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कार्बन फिर दो, मैंने बोला कि मेटल कार्बन को भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और मेटल कार्बन क्या होते हैं वो समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो हेडिंग बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, मेटल कार्बन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मेटल कार्बन। ये मेटल कार्बीन क्या होता है, इस मेटल कार्बीन में हमें क्या समझना चाहिए, इसको भी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने अभी सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन बने, जिसमें आपने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थी, सेक्सटेट कार्बन का था, वो था। ये दो तरीके से मेटल कार्बीन बनते हैं, जिसको एक हम लोग बोलते हैं फिशर कार्बीन बोलते हैं, ध्यान दीजिए, एक को हम लोग फिशर कार्बीन बोलते हैं। एक कंपाउंड हो जाता है फिशर कार्बीन, और दूसरा हो जाता है हमारा श्रॉक कार्बीन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SCHRO, श्रॉक कार्बीन हो जाता है। अब एक हो गया हमारा कार्बीन और एक हो गया श्रॉक कार्बीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। यानी एक कार्बीन को पढ़ा और दूसरा हमने श्रॉक कार्बीन को पढ़ा। अब एक श्रॉक कार्बीन और एक फिशर कार्बीन, दोनों का एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। तो अब दोनों का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो हमारा फिशर कार्बीन है, ये फिशर कार्बीन कैसे बनता है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेटल है। इस मेटल की अगर हम लोग डी ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो एक तो इस तरीके की ऑर्बिटल हम बना लेते हैं, और सिंपल एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ये ऑर्बिटल मैंने बनाया। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लेते हैं मेटल में यहाँ पर है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा कार्बीन बैठा हुआ है। इस कार्बीन को अगर मैं देखता हूँ, दो बॉन्ड तो हमें बनाना ही बनाना है। एक हमें पाई बॉन्ड अपना जैसा था वैसा ही बनाना है, पाई बॉन्ड, बिल्कुल दिक्कत नहीं। एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है एक ये है,
तो ये भी sp2 हो गई, समझना जरूरी है, ये भी sp2 हो गई, ये भी sp2 हो गई, और ये आपकी pz वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जाए इस ऑर्बिटल में, तो ये डी ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड बना तो हम इसे डी सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये कहलाती है फिशर कार्बिन। फिशर कार्बिन की खास बात होती है कि यहाँ पर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन, कार्बिन का कार्बन है ये, कार्बिन का, तो यहाँ कार्बन डोनर कहा जा रहा है, ये कार्बन डोनर है। एक एक स्टेप समझिए, आप समझ जाएंगे। ये आपका कार्बन डोनर है, देखिए ये मैंने लिखा कार्बन डोनर, इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसलिए इसलिए यह पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन हो जाता है, कार्बन हो जाता है। ठीक है, एक तो ये बात आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आप। दूसरी बात आपको मैं और बताता हूँ, देखिए फिशर कार्बिन को कायदे से समझ लीजिए, क्वेश्चन यानी अगर मेटल की तरफ बॉन्ड कार्बन से बना तो फिशर कार्बिन हो गया। दूसरी चीज, फिशर कार्बिन में जो कार्बन होता है वो भाई इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेचर ऑफ कार्बन कैसा होना चाहिए, यहाँ नेचर ऑफ कार्बन होना चाहिए, नेचर ऑफ कार्बन कैसा आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक आएगा, यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, नेचर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। अब लिगेंड चाहे यहाँ पर CO एंड सो ऑन, उससे कोई मतलब बहुत नहीं है, लेकिन ये बातें जो मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात क्या, श्रॉक कार्बिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो श्रॉक कार्बिन में भी क्या होगा कि मान लीजिए ये मेटल है, और मेटल की एक डी ऑर्बिटल में, जो डी ऑर्बिटल है इसकी, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी हमारी जो पाई में, यानी कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ भी डिवाइड है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा होगा। तो ये वाली तो आपकी डायामैग्नेटिक हो गई, ये पैरामैग्नेटिक हो गई, ये भी मुझे साफ दिखाई दे रहा है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है, डाया पैरा भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा मैंने अपना वही कार्बिन बनाया, इस कार्बिन में ये बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर मैंने अपना पी ऑर्बिटल बनाया, और पी ऑर्बिटल के साथ में वही दो एल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, ये आर और यहाँ पर आर लगा लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने कार्बिन बनाया, अब आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे, देखिए ये मैंने कार्बिन बनाया, थोड़ा बॉन्ड सही से बना देता हूँ, मजा आएगा एकदम, समझेंगे आप। ये मैंने कार्बिन बनाया, अब यहाँ मैंने कौन सा कार्बिन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर दिया, और ये ऐसे कर, मतलब इसको ऐसे बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया। तो अब आपको नोट कर पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, जब ये दोनों आपस में यहाँ पर बॉन्डिंग करेंगे, तो ये आप जान रहे हैं कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, और ये आपका बना हेड ऑन ओवरलैपिंग से, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनने के चांस पूरे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है वो कार्बन की तरफ होती, कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल में आती, तो अब आप नोट कर पा रहे होंगे कि यहाँ से मेटल मेटल से बॉन्ड बनता है कार्बन की तरफ, मेटल से बॉन्ड कार्बन की तरफ बनता है, यानी कि यहाँ कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो यहाँ कार्बन एक्सेप्टर हो जाता है, तो यहाँ लिख देता हूँ कार्बन, कार्बन जो होता है वो क्या हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है, ये बात आप ध्यान दो। और कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें, ये भी खास बात है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड में भी खास बात ये है कि जो कैरेक्टर डोनेटिंग पावर है वो मेटल के पास में है, और कार्बन के पास में एक्सेप्टिंग पावर है, तो ये पोलराइजेशन भी क्रिएट होता है, यहाँ पर पोलराइजेशन, हाँ ये बात ध्यान में, पोलराइजेशन भी क्रिएट होता है, और पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर हम मेटल से कार्बन की तरफ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ये मेटल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कार्बन कैसा हो गया, कार्बन हो गया नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ कार्बन, कार्बन मेटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मेटल से
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए यह नेगेटिवली चार्ज रहता है, चार्ज, या ब्रैकेट में आप पोलर नेचर की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्सेप्ट करता है ना। यहाँ पर नेचर ऑफ कार्बन कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। श्रॉक कार्बन में जो कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक कार्बन लिख देता हूँ। नेचर ऑफ कार्बन तो लिखा ही हुआ, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन हो जाता है। यहाँ पर समझ में आया आपको। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकता है वो क्या हो सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कार्बन को पूछा गया कि कार्बन होती कैसे, तो बताना कि थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। तो यहाँ नोट कहीं पर कर लीजिएगा, कार्बन इज थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली अनस्टेबल होती है। कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, बहुत हाईली रिएक्टिव होने की वजह से। एक बात, दूसरी बात, ऐसा करती क्यों। अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, एल्काइल या फिर हाइड्राइड सब्स्टिट्यूट, जो भी हो सकता है, एल्काइल भी लग सकता है, हाइड्राइड भी लग सकता है। तो यहां लिख देता हूं एल्काइल और हाइड्राइड सब्स्टिट्यूट, हाइड्राइड सब्स्टिट्यूट जो होती है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, स्टेबलाइज्ड अ ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट कार्बन ऑफ कार्बन। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तीसरा पॉइंट एक और नोट करिएगा। देखिए, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये एक कार्बन है, ठीक है, मिथाइलिन कार्बन है, ये पैरामैग्नेटिक आपको दिखाई दे रही है, पैरामैग्नेटिक दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जैसे ये डाइमेराइज हो, ये डाइमर इसका बना दीजिए, तो डाइमराइज का मतलब इसका दूसरा भैया भी जोड़ दे इसमें। मान लीजिए आपका इसका दूसरा भैया जो है वो ये हो गया, ये दूसरा भैया हो गया, ये कंबाइन कर गए। जब ये कंबाइन कर गए तो आपको दिखा कि इस तरीके से ये डाया में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा ये डाइमेराइज करके डाइमर बना लेती है, और डाइमर इसका जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, जबकि इसका मोनोमर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है ना इंपॉर्टेंट। तो ये सभी क्लासेस आपको लगातार पढ़ाई जा रही हैं। अगर ऐसी क्लासेस से आपको जुड़ना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए www.aromachemistryclasses.com पर जा सकते हैं, कोर्सेज वहां से भी अवेलेबल है। और अगर हमारा प्ले स्टोर पर ऐप देखेंगे तो आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा, वो भी आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से हमारा ऐप भी है। और अगर हमारे मोबाइल नंबर को नोट करना चाहते हैं तो 94 73 70 27 11 यहाँ पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा इसी नंबर पर बना हुआ है, अगर आप चाहें तो इसी नंबर के टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लगातार अपडेट की जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कार्बन पढ़ के रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। थैंक यू, बाय बाय।